Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So पहले चार पार्ट में हमने हिस्टोग्राफी इन एंशियंट पीरियड, हिस्टोग्राफी इन मिडिवल पीरियड, हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड, बाद में इंडियन हिस्टोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, उसमें हमने कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी इसके बारे में चर्चा की है। अब लास्ट पार्ट में हम हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इतिहास लेखन कब का, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर 1947। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो ब्रिटिश रूल कम टू एन एंड 1947 एंड अपना जो सब कंटिनेंट है वो पार्टीशन हुआ। उसमें भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, वो दो देश निर्माण हुए। जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका फिर 1971 में बांग्लादेश हुआ। तो ये सारे हमारे बाद में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी बने और 1950 में हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ। और आज तक हमने द नेशंस हैज़ फेस्ड रिलीजियस वायलेंस, कास्टिज्म, नक्सलिज्म, टेररिज्म एंड रीजनल सेपरेटिस्ट, बहुत सारे हमने समस्याओं का अभी भी फेस कर रहे हैं। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हिस्टोग्राफी कैसी लिखी जा रही थी। नाउ अलॉन्ग विथ राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, तो आज तक तो हम डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिख रहे थे। डायनेस्टिक मतलब घरानों की हिस्ट्री, बहुत सारे घराने होके गए तो उनके बारे में हमने हिस्ट्री लिख रहे थे। उसके साथ साथ द कल्चरल हिस्ट्री लिखने लगे, सोशल हिस्ट्री लिखने लगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री वेयर आल्सो बीइंग रिटर्न, वो भी लिखी जाने लगी है। डायनेस्टिक हिस्ट्री के साथ साथ डायनेस्टिक हिस्ट्री में समझो बहुत सारे डायनेस्टी होके गए हमारे यहाँ। मगध डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, वाकाटक, कुषाण, पल्लव, कदम, चालुक्य, हर्ष, गुर्जर परिहार, राष्ट्रकूट, पाल, होयसाळ, दिल्ली सल्तनत, बहामनी। बाद में बहामनी के 5 पार्ट हुए, बरीद शाही, इमाद शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही। बाद में विजयनगर का साम्राज्य था। बाद में मुगल डायनेस्टी, मराठा एम्पायर वगैरह। इस डायनेस्टिक हिस्ट्री के साथ साथ कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज भी लिखी जाने लगी। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद 1947 के बाद के जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, बिगैन टू फील, उनको लगने लगा द नीड ऑफ राइटिंग, कि भाई लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, अलग अलग हमारे देश में जो कम्युनिटी है, समाज है, उस समाज की भी हिस्ट्री, कि भाई ये समाज कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से उत्क्रांति हुई, कहाँ से कैसे निर्माण हुआ, उस समाज की भी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। साइंस की हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम, हर एक देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कौन कौन से पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं, इसकी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। कल्चर एस्पेक्ट्स, इस सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में भी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। ऐसा उनको जो विद्वान लोग थे, स्कॉलर लोग थे, उनको लगने लगा। तो हिस्टोग्राफी ऑफ दिस एरा, और ये एरा, ये एज, युग का जो हिस्टोग्राफी है, हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, इस पे किस बार इन्फ्लुएंस पड़ा है? मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स। तो आफ्टर 1947
पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है उस पे 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल का इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा है सबाल्टर्न हिस्ट्री और तीसरी है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो ये कौन सी विचारधारा है इसके बारे में हम अब देखेंगे। ओके, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट मतलब पिछले पार्ट में हमने देखा कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा थी वो विचारधारा को मानने वाला जो वर्ग निर्माण हुआ उसके विचारधारों पे जो हिस्ट्री लिखी जाने लगी उसे हम मार्क्सिस्ट हिस्ट्री कहने लगे। द कंसर्न, और ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में कंसर्न विचार होने लगा, कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन होने के जो साधन कौन कौन से हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है। तो लैंड मतलब जमीन, उसको हम जमीन कहेंगे। लेबर, उसमें काम करने वाला लेबर। बाद में प्रोडक्शन लेने के लिए जो कैपिटल लगेगा उसमें समझो पैसा वगैरह जो कुछ भी चीज़ें लगती है उसको हम कहेंगे कैपिटल। और वो तीनों चीज़ों को मैनेज करने वाला, लैंड, लेबर, कैपिटल को मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीज़ें जो है उसे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो पहला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लैंड। तो लैंड मतलब इसमें सब आते हैं। लैंड मतलब जमीन तो होती है, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, वाटर, ऑयल, कॉपर, नेचुरल गैस, कोल, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब लैंड में आते हैं, ध्यान में रखो। लेबर, तो लेबर पहले तो लेबर खेती में काम करने वाले को समझो कहा जाता था, लेकिन अब लेबर की कंसेप्ट भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगी। वेटर है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट रहेगा, पायलट रहेगा, ये सब जो भी ये सब काम करते हैं उसको हम लेबर कहते हैं। और जो इनका इनकम जो अर्न बाय लेबर, जो लेबर जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं, समझे। तो ये लेबर के भी कंसेप्ट ऐसा ऐसा चेंज होने लगी है। कैपिटल, मैंने तो बताया कैपिटल मतलब कोई प्रोडक्शन में कैपिटल की जरूरत होती है, समझो पैसा। इसके साथ साथ समझो मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, डिलीवरी वैन्स। अब अरे हमारे हाथ में समझो टेक्स्ट बुक है, ये भी हमारा कैपिटल है। डेस्क, जिस डेस्क पे हम बैठते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड, ये सारे हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो निर्माण होता है। तो समझो, और चौथा है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या करता है? लैंड, लेबर और कैपिटल। ही इज द पर्सन हु कंबाइंस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करके प्रॉफिट कमाता है, तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर। ओके, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में विचार होने लगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पद्धत, मैनर कौन से उसके बारे में चर्चा होने लगी। मतलब कार्ल मार्क्स ने बताया कि भाई मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग थे। अलग अलग टाइम पे मतलब समझो प्रिमिटिव, हमारे सोसाइटी जो प्राचीन एंशिएंट काल से प्रिमिटिव थी, बाद में समझो बाद में एंशिएंट हो गई, बाद में समझो फ्यूडल है, बाद में कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। देखो एंशिएंट के पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन होते थे। प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन होते थे। वो स्टोन एज था, स्टोन एज। तो पीपल, लोग काम करते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खाते थे। तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी में होता था। बाद में समझो आगे चल के एंशिएंट सोसाइटी में एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन होने लगा, मुझे कहते थे। तो उसमें समझो अभी लोग हंटिंग करने लगे, शिकार करके खाने लगे। उस टाइम में भी एंशिएंट सोसाइटी में भी पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते थे, एक साथ खाते थे। बाद में फ्यूडल सोसाइटी निर्माण हो गई। फ्यूडल मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर का
एग्रीकल्चर लोग करने लगे। फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो एग्रीकल्चर में क्या हो गया फिर, तो एग्रीकल्चर करने वाले बड़े जमींदार एक वर्ग निर्माण हो गया, और वो जमींदार के खेती में काम करने वाला वर्कर सब्जेक्ट, उनकी रैयत जनता, ऐसे दो वर्ग निर्माण हो गए। कहाँ पे, फ्यूडल सोसाइटी में। आगे चल के उस सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब फैक्ट्रीज वगैरह आई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लैंडलॉर्ड ओनर होने लगा कंपनी का, और उसके कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, ऐसे दो वर्ग निर्माण हो गए। और बाद में आगे चल के कम्युनिस्ट सोसाइटी हो गई। कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसमें सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाने लगा, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी अभी चाइना और रशिया में कम्युनिस्ट सोसाइटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सोसाइटी में पीपल वर्क टुगेदर, लोग भी एक साथ काम करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग इक्वल, और जो भी कुछ प्रोडक्शन होता है वो इक्वली बांट के लेते हैं। तो हमारे चाइना और रशिया की जो इकोनॉमी है वो कम्युनिज्म है, ध्यान में रखो। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे था, प्रिमिटिव सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी। एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अभी तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब समझो अभी इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री आने के बाद समझो क्या हुआ, कंपनीज आने लगी, फैक्ट्रीज आने लगी। बाद में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, उनमें से अच्छा रिलेशन रखने के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में रिलेशन अच्छा रखने के लिए ये इंडस्ट्री रिलेशन अच्छा होना चाहिए। बाद में मिनिमाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट कम होनी चाहिए, संघर्ष कम होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। साउंड एंड हेल्दी रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए। वर्क स्टॉपेज जो प्रॉब्लम है, वर्क स्टॉपेज, स्ट्राइक्स, लॉक, ये कम से कम होनी चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडस्ट्रियल ये रिलेशंस में। और इसके ऐसे करते हुए प्रोडक्टिविटी रेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में चर्चा करने जाने लगी, वेयर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो थे उनके जो लिखान था, जो राइटिंग्स थी, उसके सेंटर में ये सारी चीज़ें थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट, समाज में जो भी कुछ घटता है उसका इम्पैक्ट जो होता है, सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण जो इम्पैक्ट होता है, हैज रिमेन द बेसिक थीम, वो हमारी बेसिक थीम है ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। समाज में जो भी घटनाएं घटती है उसका जो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट होता है वो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बेसिक थीम रहता है। मार्क्सिस्ट, आगे चलते हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया, अभी मार्क्स के विचारधारा को मानने वाले बहुत सारे इंडिया में है। स्टडीड द ट्रांजिशंस, उन्होंने ट्रांजिशंस का स्टडी किया, बदलाव, कौन सा बदलाव, विद इन द कास्ट सिस्टम। हमारे भारत में कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में किस तरह बदलाव हुआ। तो कास्ट सिस्टम समझो हमारे यहाँ पे भारत में, इंडिया में इस तरह की है। समझो हमारे ये ऐसा ट्रायंगल है, देखो हमारे इंडिया में, खाली इंडिया में मिलेगा ये। तो ये सिस्टम कैसी है, 4 वर्ग हम मानते हैं इंडिया में। सबसे ऊपर होता है समझो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में कौन होता है, प्रिस्ट, पुजारी लोग और एकेडमिक्स, पढ़ाने वाले लोग। ओके, बाद में आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है, वॉरियर्स, इसमें ये सोल्जर्स होते हैं, किंग्स वगैरह, ये सब क्षत्रिय आते हैं।
राज्य की रक्षा करने वाले। बाद में आते हैं वैश्य। वैश्य क्या करता है, मर्चेंट होता है वो, लैंड ओनर्स, व्यापार करता है, व्यापार करने वाला वैश्य। और लास्ट में आता है शूद्र। शूद्र क्या होता है, शूद्र में क्या होता है, कॉमनर्स, कॉमन पीपल, पीजेंट्स, सर्वेंट्स वगैरह, और उनको ही अनटचेबल्स। अभी ये जो 3 वर्ण जो है 1 2 3, ये तीनों की सेवा करना इसका काम है। और ये काम इसका है, लेकिन वो अनटचेबल्स माने गए हैं। अनटचेबल्स मतलब माने गए जाते थे पहले, उनको टच भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन होता है, आउटकास्ट, आउट ऑफ कास्ट, कास्ट के बाहर के, मतलब किसी भी तीनों में न बैठने वाले, कास्ट के बाहर के। स्ट्रीट स्वीपर्स, रास्ते झाड़ने वाले, लैट्रिन क्लीनर्स वगैरह, ये सारे जो है ये इसमें आते हैं। तो हमारे भारत की जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसके भी नीचे अति शूद्र करके है। तो ये, लेकिन अभी मैंने बताया कि एकेडमिक्स पढ़ाने वाला काम, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसमें से कोई भी, अभी इंडिया की स्थिति चेंजेस हो गई है, कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता है ना। इसको चाहिए, इस शूद्र को चाहता है वो ये टीचर बन सकता है, ऐसा कुछ भी। ओके, वो समझो क्षत्रिय मतलब ये आर्मी में, नेवी में वो जा सकता है, व्यापार कर सकता है। तो ये कैसे चेंज हुआ, ये सारा मार्क्सिस्ट्रियन इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में कैसे बदलाव आया, उसका स्टडी मार्क्सिस्ट्रियन में किया गया। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस, और जो भारत में जो नोटेबल, जो उनका हम उल्लेख कर सकते हैं इंडियन हिस्टोरियंस है, हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जिन्होंने ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्वीकार किया, वो थे स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी। दामोदर धर्मानंद कोसंबी, तो ये कौन थे सभी, तो इनके बारे में समझो थोड़ा बहुत। ही वॉज मैथमेटिशियन थे ये, बाद में स्टैटिस्टियन थे, हिस्टोरियन भी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1966 पुणे में हुई थी, जन्म गोवा में हुआ। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्क न्यूमिस्मैटिक, और उनका जो एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक बुक भी है उनका, खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द पैट्रार्क ऑफ द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी। देखो उनको क्या कहा जाता है, भारत में जो अपने इंडिया में जो मार्क्सिस्ट स्कूल जो विचारधारा शुरू हुई, उस विचारधारा की उनको पैट्रार्क म्हणजे पितामह कहा जाता है। और उस टाइम जो अपने प्राइम मिनिस्टर जो पंडित नेहरू थे, उन पे भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ये दामोदर धर्मानंद कोसंबी। बाद में कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे। कॉमरेड मतलब ये श्रीपाद अमृत डांगे इनका नाम है, और कॉमरेड उनकी ये टाइटल है। टाइटल मतलब जो सोशलिस्ट, समझो अभी मैंने बताया कि चाइना और रशिया में सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है समझो, तो वहाँ पे जो एक्टिविस्ट होते हैं, तो एक दूसरे को कार्यकर्ता बोलते हैं हम लोग, तो कार्यकर्ता उधर के, तो जो एक्टिविस्ट होते हैं वो एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं। कॉमरेड मतलब कलीग, फ्रेंड, ऐसा। तो कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, इन्होंने भी ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल एक्सेप्ट की थी। ही वॉज श्रीपाद अमृत डांगे, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में शुरू हुई, इनके वो फाउंडिंग मेंबर थे। ही वॉज अ स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इन भारत में जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट होती थी उनके वो बहुत बड़े लीडर थे। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के दरमियान ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज फॉर कम्युनिस्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। जो ट्रेड एक्टिविटीज़ उनकी चलती थी, ब्रिटिश रूल में उनको गिरफ्तार किया गया था एंड जेल में डाला गया था लगभग 13 साल, और ऑल ओवर 13 साल उन्होंने सज़ा भी भुगती थी। और जब वो कॉलेज में जाते थे, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज, वाई, फॉर ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कंपल्सरी टीचिंग ऑफ बाइबल। कॉलेज में जो बाइबल टीच किया जाता था
उनका उन्होंने विरोध किया तो उनको कॉलेज से निकाला गया था। तो ये हमारे कॉमरेड श्रीपाद अमरू डांगे। रामशरण शर्मा, तो ये रामशरण शर्मा है, ये भी समझो ही वॉज हिस्टोरियन एकेडमिक ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। तो एंशियंट और मेडिवल पीरियड का इन्होंने स्टडी किया था और वो पटना और दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनका जो एक बुक का नाम है शुद्राज इन एंशियंट इंडिया, ये रामशरण शर्मा। बाद में कॉमरेड शरद पाटिल, कॉमरेड शरद पाटिल ये भी समझो एक उन्होंने ये भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे, बाद में जाके उन्होंने सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया। और उनका कहना था कि भाई मार्क्सिज्म फुलेइज्म, फुले मतलब महात्मा फुले की जो विचारधारा है, तो फुलेइज्म, और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है अम्बेडकरिज्म। तो उनका कहना है कि मार्क्सिज्म, फुलेइज्म और अम्बेडकरिज्म, ये तीनों को कंबाइन करके ही एक नई विचारधारा हम इंडिया में लाएंगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी विचारधाराएं एक्सप्रेस की है। हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुई तो उनके वो फाउंडर मेंबर थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में जितने पॉलिटिकल पार्टीज है तो 8 कम से कम 8 तो नेशनल पार्टीज है हमारे इंडिया में, तो उसमें से वो ओल्ड वन है, सबसे ओल्ड पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। और इट इज सेड दैट इट वाज फाउंडेड इन 1925, उसकी तारीख तो फिक्स नहीं है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फाउंडेशन 1925 में हुई है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी बोलते हैं उनको। अल्सो नेशनल पार्टी, वो भी नेशनल पार्टी है। और विच जो मार्क्सिस्ट पार्टी जो सीपीआई से अलग हुई थी, सीपीआई से अलग होके मार्क्सिस्ट पार्टी बन गई थी 1964 में। अभी उसके जनरल सेक्रेटरी डी राजा है, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो मार्क्सिस्ट पार्टी जो है उनके जो न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, वो न्यूज़पेपर का नाम है समझो न्यू एज, कालांतर, विशालांध्र वगैरह। तो ये जो कॉमरेड डांगे हैं उन्होंने किताब भी लिखी थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी मतलब पहले एंशिएंट के भी पहले जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, सारे एक जगह काम करते थे, एक जगह खाते थे, अच्छे से रहते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो स्लेवरी की ओर चले गए। स्लेवरी की ओर कैसे चले गए, तो समझो वहाँ पे ट्राइब में वो काम करते थे, ट्राइब्स थे वहाँ पे, ट्राइब। तो क्या करते समझो, एक ट्राइब ने दूसरे ट्राइब के अटैक किया और दूसरे ट्राइब के लोगों को समझो हराने के बाद उनका जो भी कुछ लैंड वगैरह होगा वो सब कॉन्फिस्केट मतलब अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद जो दूसरी ट्राइब जो थी वो पहले वाले की स्लेव, जो गुलाम बन गई। तो इस तरह से स्लेवरी एग्जिस्टेंस में आ गई, स्लेवरी का अस्तित्व निर्माण हो गया। द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और ये बुक क्या करती है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को रिप्रेजेंट करती है। ये किताब का नाम ध्यान में रखो, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी हिस्ट्री हमारी है सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न में क्या है, सबाल्टर्न मतलब वंचित, जो वंचित लोग हैं। अभी देखते हैं हम द सीड्स ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री, और ये सबाल्टर्न हिस्ट्री का सीड जो सोर्स है, मूल है, आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ही पाया जाता है। द रोल ऑफ द इंडियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्शी, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन एंटोनियो ग्राम्शी, इसका ग्राम्शी कहना चाहिए। तो ये ग्राम्शी जो है वो इटालियन था, है ना। तो इटली में जो उन्होंने पहली इटालियन मार्क्सिस्ट पार्टी, उन्होंने इटालियन में पहले उन्होंने
शुरू करने वाले वही थे। और लेकिन वहाँ पे जब इटली के उस टाइम के जो फैसिस्ट रिगाइम वहाँ पे फैसिस्ट सत्ता होती थी, उनके प्रमुख थे बेनिटो मुसोलिनी। तो उन्होंने वहाँ पे उनको इम्प्रिजन म्हणजे जेल में डलवाया था। तो एंटोनियो ग्राम्शी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट, वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटमेस्ट रैंक्स ऑफ पीपल। अभी मैंने आपको जो ये दिखाया ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल है हमारा इंडियन सोसाइटी का है, और दुनिया भर में समझो ऐसा ही ट्रायंगल होता है। तो बॉटमेस्ट पीपल जो है ये सब यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करनी चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए। देखो बॉटमेस्ट रैंक्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, हिस्ट्री लिखना चाहिए तो हमें बॉटमेस्ट से शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट सबाल्टर्न मीन्स द बॉटमेस्ट रैंक्स, और उसका मतलब ही है, सबाल्टर्न का मतलब ही है बॉटमस्ट रैंक, सबसे नीचे वाले रैंक, तो उससे शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा एंटोनियो ग्राम्शी का कहना था। नेक्स्ट फोकलोर। अभी समझो हमें बॉटमेस्ट लोगों की हिस्ट्री लिखनी है, तो कैसे लिखी जा सकती है, क्योंकि वो तो लोग पढ़े हुए नहीं है, तो उनके बारे में समझो वो तो लेबर है, स्वीपर्स है, लैट्रिन क्लीनर्स है, तो उनके बारे में अभी हिस्ट्री कैसे लिखेंगे, क्योंकि उनके बारे में तो कौन लिखेगा, जो पढ़े लोग हैं वही लिख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी ने लिखा नहीं था। तो फोकलोर मतलब इसमें ओरल ट्रेडिशन आती है, सच एज टेल्स, कथाएं आती है, प्रोवर्ब्स होते हैं, जोक्स वगैरह है। ओरल ट्रेडिशन जो है, तो ओरल ट्रेडिशन से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे। तो जो हिस्ट्री है जो ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जो आई होगी, उससे ही लिखना पड़ेगा। जो टेल्स होगी, स्टोरीज होगी, बाद में समझो प्रोवर्ब्स होंगे, है ना, वैसे। हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबाल्टर्न हिस्ट्रीज। मैंने अभी बताया कि तो यही फोकलोर ही खाली सबाल्टर्न हिस्ट्रीज लिखने के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाना चाहिए। रणजीत गुहा ये भी एक हिस्टोरियन है। तो अभी ये इंडिया से यूके गए हैं, और यूके में वो करंटली ऑस्ट्रिया में रहते हैं, रणजीत गुहा। अभी तो उनका जन्म 1923 में हुआ था, अभी भी है वो। तो रणजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन जो है प्लेड ए मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री शुरू करने में रणजीत गुहा जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। ये एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी म्हणजे विचारधारा, हिस्ट्रियोग्राफी का विचारधारा शुरू करने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल है। हाउएवर वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई मच बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबाल्टर्न आइडियोलॉजी शुरू होने के भी पहले, बहुत पहले, सिमिलर थॉट्स, ऐसे ही थॉट्स, मतलब बॉटमिस्ट लोगों का हिस्ट्री लिखना चाहिए, ऐसा ही थॉट वेर एक्सप्रेस्ड बाय, वो किसने व्यक्त किया था, बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मतलब इंडिया में जो सबाल्टर्न आइडियोलॉजी शुरू हुई कि निचले से निचले लोगों की हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, ऐसी जो विचारधारा शुरू हुई थी, उससे भी बहुत पहले महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसे कहा था। तो महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्राति शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। महात्मा फुले इनका फुल नेम था ज्योतिराव गोविंद फुले। ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र, और ही वर्कड इन मेनी फील्ड्स, बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। लाइक इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी जानी चाहिए, उसका निर्मूलन होना चाहिए, कास्ट सिस्टम खत्म होनी चाहिए, विमेन्स इमेंसिपेशन और स्त्रियों का
उद्धार होना चाहिए वगैरह, इनके सारे फील्ड में उन्होंने काम किया है। उनका जन्म 1827 में 1827 में कटगुन, सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र कटगुन में हुआ था, और उनका डेथ 1890 में पुणे में हुआ था। और उन्होंने सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र रैशनलिस्टिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और उन्होंने एक किताब पढ़ी थी थॉमस पेन की किताब थी राइट्स ऑफ मैन, लोगों का अधिकार। वो किताब का उन पे ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा था। तो ये महात्मा फुले, और उन्होंने क्या किया, अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्रातिशूद्र। मैंने आपको वो ट्रायंगल बताया, समझो यहाँ पे शूद्र है, शूद्र लोग बॉटमिस्ट है इंडिया में, तो शूद्र के भी नीचे अतिशूद्र है, उसके भी नीचे अतिशूद्र है। तो शूद्रातिशूद्र ये जो है कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी, तो गुलामगिरी ये बुक में उन्होंने शूद्रातिशूद्र के बारे में लिखा है। तो ये गुलामगिरी जो किताब है, तो इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम पे उन्होंने टीका की है। इट इज़ रिटन इन मराठी, द टेक्स्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज स्लेवरी, मतलब गुलामगिरी का मतलब ये मराठी शब्द होता है लेकिन इंग्लिश में स्लेवरी होता है। और उन्होंने ये जो बुक है, वो बुक उन्होंने जो अमेरिका के जो स्लेव थे, अमेरिका में जो स्लेव थे पहले, जो 100 साल पहले अमेरिका जो निग्रो लोग थे, निग्रो, तो अमेरिकन मूवमेंट चल रहा था उधर वहाँ पे, तो उनके जो निग्रो लोगों की जो सफरिंग, पेन, हार्डशिप थी, उनको उन्होंने ये अपना किताब डेडिकेट किया है। तो ये जो किताब है रिवॉल्व अराउंड द लोअर कास्ट पीपल इंडिया, भारत के जो लोअर कास्ट है उनके इर्द गिर्द एक किताब में वर्णन आया है। तो और उन्होंने क्या किया, ही लिंक्ड द कंडीशंस ऑफ द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव थे उनकी कंडीशन, और लोअर कास्ट इन इंडिया, भारत के जो लोअर कास्ट के पीपल है उनके साथ उन्होंने क्या किया है, एक कंपैरिजन किया है गुलामगिरी में। तो ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका, विमेन, स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शूद्र लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शूद्र मैंने अब बताया बॉटमिस्ट रैंक वाले, एंड अतिशूद्रा, उनके भी नीचे जो अतिशूद्र होते हैं, विमेन, शूद्र और अतिशूद्रा की जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके तरफ उन्होंने ध्यान खींचा है गुलामगिरी में। अंडर द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे जो अपर कास्ट लोग हैं वो निचले कास्ट के लोगों को, उसमें विमेन भी आती है, स्त्रियां शूद्र अतिशूद्र आते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ऐसा उन्होंने गुलामगिरी में लिखा है। द टर्म्स शूद्रा, मैंने आपको ट्रायंगल में बताया, शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट द बॉटमेस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम में सबसे निचले वाला जो लेयर है वो शूद्र अतिशूद्र है। द रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट, उनको जो बॉटमेस्ट रैंक है उनको हम दलित कास्ट भी कहते हैं, दलित कास्ट। तो जो रोल है ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो दलित कास्ट के जो लोग हैं उनका जो रोल भी है वो भारत के कल्चरल और पॉलिटिकल इंडिया को शेप करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। लेकिन हाउएवर देयर रोल वाज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज्ड, लेकिन उनको जो ऑनर मिलना चाहिए था, एक्नॉलेज मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी के हमने बहुत सारे प्रकार देखे हैं। कॉलोनियल मतलब ये ब्रिटिश लोगों ने लिखे हुए, नेशनलिस्टिक जो थे राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेम से लिखा हुआ हिस्ट्री, लेकिन वो कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया। किसको? पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट। सो
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने क्या किया, फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, उन्होंने इस के बारे में फोकस किया कि भाई बहुत सारा दलित लोगों ने अच्छा करने के बावजूद उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट, उनके बारे में बहुत सारा उन्होंने लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने तो थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा। तो वो भी, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ही वॉज जूरिस्ट, वो तो वकील थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन थे एंड सोशल रिफॉर्मर। ओके, और ही कैंपेन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव होता है उसकी तरफ उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उनका जन्म समझो अभी तो मध्य प्रदेश में जो महू नाम का गांव है वहाँ पे हुआ था, महू में 1891 में, 14 अप्रैल 1891। और उनका जो मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, तो कायदे मंत्री ये पहले थे भारत के। और उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इसलिए उनको द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत शिल्पकार, घटने के शिल्पकार। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी में BA MA बॉम्बे यूनिवर्सिटी में की। बाद में अमेरिका में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने PhD की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस ये किया है उन्होंने। और ग्रेज इन इंग्लैंड में जो ग्रेज इन नाम का कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ उन्होंने किया। और 1990 में उनको भारत रत्न से अपने भारत सरकार ने नवाजा था। तो उन्होंने ऑन दिस फैक्ट, इस बारे में फोकस किया, कंसिस्टेंटली राइट रोड अबाउट इट। और 2 ऑफ हिज बुक्स उन्होंने 2 किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन हु वेर द शूद्राज, तो शूद्र जो बॉटमेस्ट रैंक का जो लोग है वो शूद्र कौन है, एंड द अनटचेबल्स, और अस्पृश्य, उनको ही अस्पृश्य कहा जाता है। तो अस्पृश्य कौन है, ये 2 किताबें लिखी। तो हु वेर शूद्राज, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई हु वेर द शूद्राज, तो उन्होंने किताब जो थी 1946 में पब्लिश हुई थी, 1946 में 1946 में। और ये बुक में डिस्कस किया गया है ओरिजिन ऑफ शूद्राज, शूद्र कहाँ से आए, हुए तो शूद्र लोग कहाँ से आए। और उन्होंने ये बुक उन्होंने ज्योतिराव फुले को डेडिकेट किया है, क्योंकि शूद्र और अतिशूद्र का टर्म जो है ज्योतिराव फुले को उन्होंने डेडिकेट किया है किताब। और जो उसमें बुक में कहते हैं कि उन्होंने प्रूफ दिया है ऋग्वेद महाभारत एंड अदर एंशिएंट वैदिक जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि शूद्र जो थे वो क्षत्रिय से बिलोंग थे, शूद्र जो थे क्षत्रिय से। तो हमारा जो वर्ण हमने देखे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो क्षत्रिय थे, ऐसे बाबा साहब कहते हैं उस बुक में। तो फिर वो अनटचेबल कैसे हुए, तो क्षत्रिय होने के कारण उनका जो आर्य थे, आर्य मतलब ब्राह्मण, उनसे उनका संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद क्षत्रिय होने के कारण संघर्ष हुआ, उसमें वो हार गए, ब्राह्मण लोगों से हार गए। और ब्राह्मण लोग बाद में उनका उपनयन संस्कार जो होता है, उपनयन संस्कार वो करने के लिए उन्होंने नकार दिया इन लोगों का, और बाद में वो 4th वर्ण बन गए। इस तरह से वो 4th वर्ण शूद्र बन गए। तो इन्होंने इस बुक में लिखने की कोशिश की है। द अनटचेबल्स
अनटचेबल्स ये भी किताब उनकी शूद्रा के बारे में ही है। एंड ओके, तो इसमें लिखा है कि भाई जो शूद्र है वो भारत के ही इंडिया के ही नेटिव पीपल है, और ब्राह्मण लोगों ने उनको बाद में जाके अनटचेबल्स अनटचेबल्स करके ट्रीट करने लगे। तो मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबाल्टर्न टाइप। तो ये दो किताब जो है वो सबाल्टर्न टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हिस्ट्री है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनाइन, आपको स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे काल होता गया, मेनली इतने सारे सालों में मेनली मेल स्कॉलर्स वेयर इन्वॉल्व्ड इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत का इतिहास जो लिखा जाता था उसमें सारे मेल ही थे, मेल पुरुष विद्वान थे। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ? द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ विमेन, स्त्रियों की जो भूमिका थी हिस्ट्री में, रिमेन्ड निग्लेक्टेड, उसको दुर्लक्षित किया गया, निग्लेक्ट किया गया। टू हाईलाइट दिस फैक्ट, और इस फैक्ट को हाईलाइट करने के लिए वॉज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस। तो महिलाओं को दुर्लक्षित किया जाने लगा था, मतलब उनको किया गया था, उसको हाईलाइट करने के लिए ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने काम किया है। ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, और ये भी महत्वपूर्ण था कि स्टडी करना एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वीमेन। जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स की है वीमेन द्वारा, उनको कंपाइल करना ये भी महत्वपूर्ण काम था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वीमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री, और स्त्रियों की भूमिका हिस्ट्री में कौन सी रही है उसके बारे में रीथिंक करने की आवश्यकता थी। अमंग द ऑथर्स राइटिंग अबाउट वीमेन इन 19th सेंचुरी CE, 19th सेंचुरी में जो महिलाएं हिस्ट्री आई, ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट वन। ताराबाई शिंदे उसमें सबसे आगे थी समझो। तो ताराबाई शिंदे ये अपने सत्यशोधक समाज जो है, अपने महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था, तो उनके वो फाउंडिंग मेंबर रही थी। और उन्होंने जो मेल डोमिनेटेड जो सिस्टम है इंडिया में उस टाइम उसको उन्होंने विरोध किया था। और उनका जन्म 1850 में हुआ था, 1850, और उनकी जो मृत्यु 1910 में बुल्ढाना में हुई थी। तो उस जमाने में भी उन्होंने मेल डोमिनेटेड जो सिस्टम थी उनका विरोध किया। बाद में जाके उन्होंने सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम को विरोध किया। हर बुक, उनकी एक किताब थी स्त्री पुरुष तुलना, मेल फीमेल कंपैरिजन, समझो कंपैरिजन, पब्लिश्ड इन 1882। तो ये स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने क्या किया, लिखा है समझो, स्त्री पुरुष तुलना। तो ये कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वीमेन, इट क्रिटिसाइजेस द अपर कास्ट पैट्रार्की एंड द जेंडर वन कास्ट सिस्टम। मतलब अपर कास्ट की डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेट जो होता है कास्ट सिस्टम को उन्होंने इसमें विरोध किया है। और इन 19th सेंचुरी में द बुक इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न टेक्स्ट इन इंडिया। बघा देखो, पब्लिश 1982 में उन्होंने जो पब्लिश की, इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। स्त्री द्वारा लिखी गई पहली किताब, ऐसा उसको माना जाता है। और इस किताब के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हुआ। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या किया, उनके जो उनका जो मैगजीन था सत्सार करके, उस मैगजीन में उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी। उनको
पंडिता का पंडित, जो जेंट्स को पंडित कहा जाता है, और पंडिता मतलब वो स्कॉलर थी संस्कृत में, तो उनको टाइटल मिला था पंडिता। और सरस्वती भी उनको कहा जाता था, वो टाइटल भी उनको मिला था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1922 में हुई थी। तो उन्होंने आगे जाके मुक्ति मिशन, पुणे के पास जो केड़गांव है, पुणे के पास केड़गांव करके है, वहाँ पे उन्होंने एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था शुरू की थी। उनके बाद उस मुक्ति मिशन का नाम उनके ही नाम से पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया है। तो पंडित रमाबाई ने क्या किया, वॉज पब्लिश्ड एंटाइटल्ड द हाई कास्ट हिंदू वुमन। तो उन्होंने किताब लिखी थी हाई कास्ट हिंदू वुमन। तो हाई कास्ट मतलब वो खुद एक ब्राह्मीण थी, तो हाई कास्ट हिंदू वुमन का क्या हाई कास्ट वुमन का नेचर कैसा होता है, मतलब किस तरह से उसकी मनस्थिति होती है, तो उसमें लिखा गया है इस किताब में। यह बहुत ही रेयर बुक है, तो ठीक है। द फेमिनिस्ट लिटरेचर, ये जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इश्यूज लाइक, कौन कौन से इश्यू थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, स्त्रियों का जो एम्प्लॉयमेंट है, काम, नौकरी, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करती है उनको कैसी ट्रीटमेंट दी जाती है, देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, मतलब पहले उनको तो वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, बाद में उनको वोटिंग का अधिकार मिलने लगा। बाद में वो अभी तो अपने इंडिया में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, 33%, महाराष्ट्र में तो 50% है। तो इनके बारे में भी ये इश्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगे लिटरेचर में। अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कौसम्बी बुक, तो ये मीरा कौसम्बी का ये बुक है, क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री। किताब का नाम है मीरा कौसम्बी क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स, थ्रेशहोल्ड मतलब दहलीज, उम्बरठा क्रॉस करना, दहलीज क्रॉस करके बाहर, फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, ये किताब का नाम है उनके। तो मीरा कौसम्बी जो है वो हमने अभी पहले देखा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दामोदर धर्मानंद कौसम्बी, अभी ये नाम मीरा कौसम्बी है। तो इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है। उन्होंने अपना जो स्कूल है सोशोलॉजी में PhD की उन्होंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, वहाँ पे जाके बाद में वो SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी। और उन्होंने बहुत सारा जो राइटिंग्स है पंडित रमाबाई का उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने किताब भी लिखी थी, क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड फेमिनिस्ट एसेज इन हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पोर्टेंस। इट कंटेन्स एसेज ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वीमेन लाइक पंडित रमाबाई, उनके बारे में कहा है। डॉक्टर रुक्माबाई जी थी, रुक्माबाई ये शी वॉज एन इंडियन फिजिशियन एंड फेमिनिस्ट, फिजिशियन थी, वो डॉक्टर थी। शी इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वीमेन डॉक्टर्स इन कॉलोनियल इंडिया, मतलब उनको पहले प्रैक्टिसिंग मतलब डॉक्टर की प्रैक्टिस करने वाली, मतलब डॉक्टर पेशा स्वीकारने वाली कहा जाता है। और उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर एट वीमेन्स हॉस्पिटल इन सूरत में काम किया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर करके सूरत में काम किया। द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा गया है, मतलब उन्होंने डॉक्टर की पदवी भी ली और उन्होंने काम भी किया डॉक्टर करके। ए लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग व्यू पॉइंट ऑफ दलित वीमेन, तो दलित वीमेन के बारे में उनका लाइफस्टाइल अनफोल्ड करने वाला लिटरेचर जो है अवेलेबल है।
महाराष्ट्र के दलित वुमेन के बारे में लिटरेचर अवेलेबल है। डॉक्टर शर्मिला रेगे, ये जो शर्मिला रेगे है वो समझो विमेन सेंटर सावित्रीबाई फुले, द क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले विमेन स्टडी सेंटर में वो काम करती थी। उनका जन्म 1964 में हुआ था और जो डेथ है 2013 में हुई थी। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इन इंडिया। तो शर्मिला रेगे का जो वर्क था वो भी एक नोटवर्दी उनका वर्क है, साहित्य है। इन दिस कंटेक्स्ट इस बारे में हर बुक, उन्होंने किताब लिखी थी राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित विमेन्स टेस्टिमनीज। बहुत बड़ा किताब का नाम है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित विमेन्स टेस्टिमनीज। इंक्लूड्स हर एसेज ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित विमेन। जो दलित स्त्रियों ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने बहुत सारे दलित विमेन ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो समझो जो शांताबाई कांबळे उनकी है माझ्या जन्माची चित्रकथा, शांताबाई कांबळे माझ्या जन्माची चित्रकथा। बाद में उर्मिला पवार, उनकी आयदान है, उर्मिला पवार आयदान। बेबीताई कांबळे की जीने आमुचे है और कुमुद पावड़े अंतस्फोट। तो इस तरह के जो ऑटोबायोग्राफीज है इसके बारे में उन्होंने ये किताब में लिखा है। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस, बहुत सारे भारतीय इतिहासकार हैं हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। उन्होंने कुछ ऐसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एम्ब्रेस नहीं की, स्वीकारी नहीं है। मतलब सबाल्टर्न हो या नेशनलिस्ट हो, है ना, बाकी सारे जो है मार्क्सिस्ट हो, ऐसे कुछ आइडियोलॉजी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक, तो ऐसे कौन से हिस्टोरियंस है? सर जदुनाथ सरकार है, सुरेंद्रनाथ सेन है, रियासतकार GS सरदेसाई है एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। ये चार ऐसे हैं उन्होंने कोई भी ऐसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी स्वीकार न करते हुए हिस्ट्री लिखने का काम किया है। सर जदुनाथ सरकार। तो सर बोले तो ये जो टाइटल होता है अंग्रेज के रूल में, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग कोई जो उनको समझो ब्रिटिश सरकार में किसी न किसी को तो वो ऐसे टाइटल राय बहादुर, राव बहादुर, सर वगैरह टाइटल दिया करती थे। तो ये सर ये टाइटल है। तो एक्चुअली ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के बारे में उन्होंने बहुत सारे राइटिंग की है। उनका जन्म 1817 और डेथ 1958 में हुई थी। ही वॉज बंगाली एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। और उनको ग्रेटेस्ट इंडियन हिस्टोरियन ऑफ हिज टाइम, उनके ज़माने में उनको ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन भी कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इकोनॉमिक ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द इंडिया ऑफ औरंगजेब, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, द स्टडीज़ इन मुगल इंडिया, नादिर शाह इन इंडिया, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ जयपुर। ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। और दूसरे जो अपने हिस्ट्रियंस हैं, सुरेंद्रनाथ सेन है, सेन इसका मतलब भी बंगाली थे। 1890 में उनका जन्म हुआ था और 1959 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो यूनिवर्सिटी कलकत्ता में पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी शिव छत्रपति करके, और बहुत सारी किताबें, शिव छत्रपति, द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मराठाज एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मराठाज। बाद में फॉरेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी, इंडिया थ्रू चाइनीज आइज, और 1857। ऐसे सारे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। रियासतकार GS सरदेसाई, रियासतकार उनको कहा जाता है। GS सरदेसाई मतलब गोविंद सखाराम सरदेसाई उनका पूरा नाम था। वो पॉपुलर रियासतकार से जाने जाते थे। तो उन्होंने सारे जो इतना राइटिंग जो है
वो मराठी में किए हैं। और उन्होंने 1000 ईयर्स का इतिहास, मतलब इंडियन हिस्ट्री 1848 तक लिखी है। ही ऑल्सो रोट द 3 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मराठाज इन इंग्लिश। ओके। उनका जन्म 1865 में रत्नागिरी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1959 में पुणे में हुई थी। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण 1957 में दिया था। और ही वॉज अ पर्सनल ट्यूटर ऑफ द प्रिंसेस ऑफ सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा प्रिंसली स्टेट्स। हमारे जो बड़ौदा के जो प्रिंसली स्टेट था, उनके जो महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़, उनके जो प्रिंसेस बच्चे लड़के थे उनको वो सिखाते थे। और त्र्यंबक शंकर शेजवलकर, तो ये भी मराठी हिस्ट्री है। और इनका जन्म भी 1895 में और मृत्यु 1963 में हुई थी। ही वॉज एसोसिएटेड विथ भारत इतिहास संशोधक मंडल से जुड़े हुए थे। और उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें लिखी है। मतलब उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा है, महादेव गोविंद रानडे, बाद में स्वामी विवेकानंद, गोपाल गणेश आगरकर, बाळ गंगाधर टिळक, लाला लजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, VK राजवाड़े। लेकिन उनको एक रिग्रेट रहा कि भाई उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उनको एक बायोग्राफी लिखनी थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में वो सारे नोटवर्दी, ये सारे 4 जन नोटवर्दी लगते हैं कि भाई उन्होंने किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। इन द रिसेंट टाइम्स में हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एटसेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। यशवंत दिनकर फड़के और रामचंद्र गुहा इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। यशवंत दिनकर फड़के ये भी मराठी हिस्टोरियंस है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। ओके। उनका जन्म 1931 में सोलापुर में हुआ था और मृत्यु 2008 में हुई है। और ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट पुणे एंड मुंबई यूनिवर्सिटी। ही टॉट सोशियोलॉजी एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में वो पढ़ाते थे। बाद में अभी बम्बई में एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई ऐसे है मुंबई में। तो उन्होंने क्या किया, कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी मेंबरशिप, उनको मेंबरशिप दे दी है। किसने? एशियाटिक सोसाइटी ने। तो अब बोलेंगे इसमें क्या खास बात है, तो देखो 1815 से लेके 1995 तक 1815 से लेके 1995 तक एशियाटिक सोसाइटी ने खाली 180 पर पीरियड 180 साल में ओनली 122 पर्सन्स को ही मेंबरशिप दी थी। उसमें से एक इनको दिया है। मतलब ये कितनी इम्पोर्टेंट है देखो, यशवंत दिनकर फड़के। ओके। बाद में रामचंद्र गुहा, ही वॉज ऑल्सो एनवायरमेंटल, उनका इंटरेस्ट जो था रिसर्च का, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज एंड क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में उनका इंटरेस्ट था रामचंद्र गुहा का। ही वॉज राइटिंग इन द न्यूज़पेपर लाइक टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला। उनका जन्म 1958 में देहरादून में हुआ है, अभी तक है वो। और वो विजिटिंग प्रोफेसर है, कहाँ पे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर थे। और उनकी बहुत सारी किताबें, इंडिया आफ्टर गांधी, भारत, गांधी के बाद, भारत, नेहरू के बाद, ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है। ये कॉलम में क्या कहती है देखो, पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई। गोविंद सखाराम GS सरदेसाई ने मराठी रियासत लिखी है, उनको रियासतकार भी कहा जाता है। वॉज अ मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मराठी रियासत। तो मराठी रियासत है, उन्होंने GS सरदेसाई ने
उनको रियासतकार क्यों कहा जाता है? तो मराठी रियासत उन्होंने 8 वॉल्यूम में लिखी थी। कितने? 8 वॉल्यूम में। तो वो फ्रॉम मालोजी राजे भोसले से लेके 1818 तक, पेशवाई जब एंड हुई 1818 में वहाँ तक उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो वॉल्यूम नंबर 1 में उन्होंने शहाजी राजे भोसले और छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के बारे में लिखा है। वॉल्यूम 2 में छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में लिखा है। वॉल्यूम 3 में छत्रपति शाहू, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट। वॉल्यूम 4 में उन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट के बेटे, उनके बारे में लिखा है। वॉल्यूम 5 में बालाजी बाजीराव के बेटे माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव के बारे में लिखा है। वॉल्यूम 6 में छत्रपति राम राजा, धाकटे शाहू राजे, पेशवा सवाई माधवराव, उनके बारे में लिखा है। वॉल्यूम 7 में उन्होंने छत्रपति धाकले, बाद में कंटिन्यू किया है, धाकटे शाहू राजे, पेशवा सवाई माधवराव। वॉल्यूम 8 में उन्होंने छत्रपति धाकटे शाहू राजे और पेशवा बाजीराव सेकंड, ऐसे उन्होंने 8 वॉल्यूम में पूरी मराठी रियासत उसमें कवर की है, तो इसलिए उनको रियासतकार कहा जाता है। His work became so famous that people began to address him as रियासतकार। मैंने अभी बताया आपको, रियासतकार कहने लगे। इसके बावजूद उन्होंने मुसलमान रियासत, मुस्लिम रियासत भी करके 3 वॉल्यूम्स में लिखी है, और ब्रिटिश रियासत और 2 वॉल्यूम में लिखी है। मतलब रियासत मतलब रूल। ही पब्लिश्ड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, सेवरल मराठी हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारे उन्होंने वॉल्यूम्स लिखे हैं। दस इट इज एविडेंट दैट, ये एविडेंट है कि द इंडियन हिस्टोग्राफी जो है हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से हमारी हिस्टोग्राफी इन्फ्लुएंस हुई है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट्स। और बहुत सारी हिस्टोग्राफी जो है ये इस इन्फ्लुएंस के बाहर भी रह चुकी है, विकसित हुई है। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट समझो नहीं है, लेकिन आपको आपके फ्यूचर में कोई भी आप समझो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करते हैं, एमपीएससी हो या यूपीएससी हो, तो उसके लिए आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। तो अपने पेशेंस से बहुत सारा वीडियो ये देखा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, मे योर ड्रीम कम ट्रू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इफ यू लाइक इट then hit the button like, share your friends. If you have any doubt please ask me in comment box। और अगर आपको अगली वीडियो भी देखनी है तो, और इस वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स।